गुड। चलिए बातें नहीं बेटा, सभी लोग हेडिंग डालिएगा को नॉर्मल्स, सभी लोग हेडिंग डालें को नॉर्मल्स। बातें नहीं बेटा, बातें ना करें। हेडिंग है आपकी को नॉर्मल्स। अब को नॉर्मल्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक पैराबोला है, एक स्टैंडर्ड पैराबोला ले लेते हैं। कौन सा पैराबोला? स्टैंडर्ड पैराबोला। मैंने माना कि ये स्टैंडर्ड पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, ठीक है। अब एक पॉइंट लेते हैं, ये एक पी पॉइंट है। इस पी पॉइंट से नॉर्मल्स को ड्रॉ करना है। क्या करना है? नॉर्मल्स को ड्रॉ करना है। तो किसी पैराबोला में मैक्सिमम कितने नॉर्मल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं? कोई बता सकता है? एक दिन ये बोला भी था मैंने थोड़ा सा। हाँ बोलो, कितने? 3। ये कैसे पता चला आपको 3? क्योंकि जो नॉर्मल की इक्वेशन थी, थोड़ा सा याद करें, नॉर्मल की इक्वेशन क्या थी? y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। बोलो बेटा। अब इसमें यदि कोई भी एक पॉइंट इसमें पुट करोगे, x और y की जगह तो पुट करेंगे, तो x मान लीजिए 1,2 पुट किया तो x की जगह 1 आ गया और y की जगह 2। तो ये जो इक्वेशन बनेगी किसमें क्यूबिक बनेगी? m में। अरे m में क्यूबिक तो m की कितनी वैल्यूज? m की 3 वैल्यूज, मतलब 3 स्लोप आए। 3 स्लोप मतलब इस पॉइंट से पास होने वाले कितने नॉर्मल्स हो सकते हैं? 3 नॉर्मल्स हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने नॉर्मल्स हो सकते हैं? 3। अरे भाई कम भी हो सकते हैं, कम भी तो हो सकते हैं। शायद जरूरी नहीं कि 3 के तीनों रियल हो, 2 इमेजिनरी टाइप के हो जाए, एक ही रियल बचे। और पता चला 3 के तीनों एक ही के ऊपर हो जाए, कॉन्साइड कर जाए। अरे वो तो कैसी भी कंडीशन हो सकती। आ रही बात समझ में? बट ये याद रखना, किसी एक पॉइंट से मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स को ड्रॉ किया जा सकता है। तो मान लीजिए हमने इस P पॉइंट से एक ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, तो ये परपेंडिकुलर होगा इस पॉइंट पर, जो टेंजेंट ड्रॉ होगा उसके परपेंडिकुलर। एक ये इस पॉइंट से एक ये दूसरा नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, अभी कुछ लिखना नहीं बेटा है। और इसी पॉइंट से एक ये तीसरा नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। कितने नॉर्मल्स ड्रॉ हो गए? तो अभी यहां पर ये जनरली ये जो फर्स्ट वाला नॉर्मल है, इसने पैराबोला को ए पे कट किया, सेकेंड वाले नॉर्मल ने पैराबोला को बी पे कट किया और थर्ड वाले नॉर्मल ने पैराबोला को सी पे कट किया। तो ये जो ए बी सी पॉइंट्स हैं, इनको बोलते हैं को नॉर्मल पॉइंट्स। क्या बोलते हैं? को नॉर्मल पॉइंट्स। को नॉर्मल पॉइंट्स क्या होंगे बेटा? बोलो बेटा। को नॉर्मल पॉइंट्स किनको बोलेंगे? ए पॉइंट को, बी पॉइंट को और सी पॉइंट। इन तीनों पॉइंट्स को क्या बोलेंगे? को नॉर्मल पॉइंट्स। अब बहुत ध्यान से समझना, ये जो फर्स्ट वाला नॉर्मल, इसका स्लोप m1 माना, सेकेंड वाले नॉर्मल का स्लोप m2 माना और थर्ड वाले नॉर्मल का स्लोप m3 माना। ठीक है, ये 3 नॉर्मल्स हो गए। फर्स्ट वाले का स्लोप m1 हो गया बेटा, लिखो नहीं, समझो इधर पहले। फर्स्ट वाले का स्लोप m1 हो गया, सेकेंड वाले का स्लोप m2, थर्ड वाले का स्लोप m3। 3 नॉर्मल्स हो गए। और जिस पॉइंट से नॉर्मल को ड्रॉ किया गया वो पॉइंट क्या मान लेते हैं? h, k। ऐसा मान लेते हैं कि h, k से उन तीनों नॉर्मल्स को ड्रॉ किया गया। अच्छा, ये जो पॉइंट है क्या नॉर्मल्स के ऊपर है? अरे बोलो बेटा। ये P पॉइंट h, k किसके ऊपर है? नॉर्मल्स के ऊपर। तो नॉर्मल की इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। तो x की जगह क्या रखोगे? h, y की जगह क्या रखोगे? k। तो इसमें रखते हैं, y की जगह k रखा, x की जगह h रखा, माइनस का 2am माइनस का am क्यूब। अब इसको उठा करके उस साइड लेके जाते, तो जैसे उस साइड लेके जाओगे क्या बचेगा? am क्यूब माइनस क्या प्लस का 0m स्क्वायर बोल सकते हैं, क्योंकि m स्क्वायर इसमें कहीं दिख नहीं रहा है। ठीक है। अच्छा, ये वाला उस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा और ये उस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो प्लस का क्या बनेगा? 2a, फिर साथ में क्या आएगा? माइनस hm
अब कांस्टेंट कितना बचेगा, उस साइड कितना है बेटा, k, दैट इज इक्वल टू 0। क्या ये क्यूबिक इक्वेशन बन रही है? अच्छा ये क्यूबिक किसमें है, तो m की कितनी वैल्यूज आएंगी, 3। माना कि फर्स्ट वैल्यू क्या आई, m1, सेकेंड वैल्यू m2, थर्ड वैल्यू m3। ये m1, m2, m3 इस इक्वेशन के क्या है, रूट्स हैं। क्लियर है, इतनी बात सबको समझ में आ रही है? अच्छा अब इसमें यदि हम लोग देखें, इन रूट्स का सम का फॉर्मूला तो आता होगा, सम ऑफ रूट्स इन केस ऑफ क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है, माइनस का b बाई ए। तो माइनस लिखोगे b की जगह और a की जगह, तो माइनस का 0 बाई ए कितना बचेगा, 0। मतलब ये जो कोनॉर्मल्स होते हैं, इन तीनों कोनॉर्मल्स के स्लोप का सम कितना होता है, 0। सबसे पहला पॉइंट, ये बहुत यूजफुल पॉइंट है, जितने भी कोनॉर्मल्स हैं, तीन के तीनों कोनॉर्मल्स के स्लोप का सम कितना, 0। अच्छा सेकेंड पॉइंट इसी में आ जाए हम लोग, m1 इंटू m2 प्लस m2 इंटू m3 प्लस m1 इंटू m3, इसकी वैल्यू क्या होगी, दो, तीनों का सम कितना होता है, माइनस बी बाई ए, दो के प्रोडक्ट का सम सी बाई ए, सी की जगह 2a माइनस एच, 2a माइनस एच बाई ए। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है। और थर्ड वाला जो पॉइंट होगा, तीनों का प्रोडक्ट, तीनों का प्रोडक्ट, ये इसका फॉर्मूला क्या होगा, माइनस का d बाई ए। तो माइनस लगाओगे d की जगह k और a की जगह a। तो हम लोगों ने देखा इसमें जो कोनॉर्मल्स हैं उनके स्लोप का सम कितना, 0। ये फर्स्ट वाला पॉइंट जनरली यूज होता है, सेकंड थर्ड भी याद रखो तो बेटर है। ठीक है। अच्छा इतना पहले नोट करो अच्छे से, कहीं पर डाउट हो तो पूछो। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को 7:30 बजे आने में? अरे आधा घंटे पहले आ सकते हो, एक दो दिन की मतलब कुछ दिन की बात है यार, आ जाओ। क्यों, कुछ दिन पहले निकल लो, है ना। डेली नहीं पढ़ाना है मुझे, बस इलिप्स और हाइपरबोला। ठीक है, क्योंकि बेटा प्लीज बातें नहीं आपस में, क्यों 20 या 25 दिन के बाद कोऑर्डिनेट को दोबारा से पढ़ाना है मुझे। ठीक है, जो बच्चे दोबारा पढ़ना चाहे, एटलीस्ट कोऑर्डिनेट एक ऐसा मतलब इसमें पोर्शन है जिसमें आप स्कोर अच्छे से कर सकते हो। एक बार पढ़ा आप दूसरी बार पढ़ लो, दूसरी बार चाहो तो मेरे से लेक्चर ले लो। यदि नहीं पढ़ना चाहते हो, कोई बच्चा रिवाइज करना चाहते हो, मेरे से लेक्चर लेके रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, ऐप में हम आपको ज्वाइन मतलब तो होंगे, उसमें सारे लेक्चर आपको मिलते नहीं होंगे, बट जो चैप्टर कहोगे उसके सारे लेक्चर ऐप में मिल जाएंगे आपको फिर। ठीक है, उसमें अपलोड करवा देंगे सीरियल वाइज L1, L2, L3। तो जिसको भी रिवीजन करना होगा बता देना उसको, उसमें सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे वो चैप्टर, उस चैप्टर के, मैथमेटिक्स के। केवल मैथमेटिक्स के ही मेरे पास लेक्चर है और सब्जेक्ट के नहीं है, तो मैथमेटिक्स का मिल जाएगा आपको। ऐप के थ्रू रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, दूसरा ऑफलाइन में भी पढ़ाऊंगा, उसमें रिवीजन कर सकते हो, बट रिवीजन इसलिए कर लीजिए कम से कम 22 से 25% के बीच में आने वाला है कोऑर्डिनेट, और आसानी से स्कोर करोगे। और अच्छे से मैं प्रैक्टिस भी कराता जा रहा हूं। मैथमेटिक्स का मतलब होता है केवल प्रैक्टिस, सीधी सी बात, चाहे वो क्लास में करो या बाद में करो, कैसे भी करो, प्रैक्टिस होना चाहिए। बट इसमें जब मैं प्रैक्टिस कराता हूं तो बहुत सारे बच्चे लाइव होते ही नहीं है। अब नहीं लाइव मिला करेंगे, कम से कम 50 बच्चे नहीं होंगे तो मैं पढ़ाना भी बंद कर दूंगा, सीधी सी बात है। जब आप ही लोग नहीं पढ़ना चाहते तो हम क्यों पढ़ाएं, सीधी सी बात। जो पढ़ना चाहेगा उसको पर्सनल लिंक भेज दूंगा, एक उसका ग्रुप बना दूंगा, जो मुझे रोज लाइव दिखेंगे, उसके अलावा मैं किसी को दूंगा ही नहीं। ठीक है, 8-10 बच्चे, जो 15 बच्चे पढ़ते होंगे उनको मैं उनका एक अलग से ग्रुप बना दूंगा, उन्हीं को भेजूंगा, किसी को भी नहीं दूंगा फिर। इसलिए मैं भाई सीधी सी बात, मैं भी तो एक्स्ट्रा क्लास लेता हूं, मेहनत करता हूं, बट आप लोग आराम से सो रहे हो। जब मन हुआ तब पढ़ लिया, जब नहीं मन हुआ तब नहीं पढ़े। अच्छा, कल का पेपर आपका मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट आसान रहा होगा, आसान था क्योंकि फर्स्ट टाइम उसमें आया था। बट आपका क्वाड्रेटिक सीक्वेंस सीरीज बढ़िया पेपर था, अरे था कि नहीं? आप लगा रहे होंगे, लग रहा होगा कि यार फंस रहे हैं हर क्वेश्चन में। ठीक है, तो मुझे वैसा ही देना था। अब जो क्वेश्चंस आपने ये किए इनको एक बार फिर से लगाना है, अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करो, क्यों नहीं आए उसको लगाओ। ठीक है, क्योंकि इसके बाद आपकी टेस्ट सीरीज चालू हो जाएगी।
हो गया, नोट हो गया सभी का? आगे बढ़े। अब बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना बेटा। अच्छा एक चीज ये बताओ, जैसे ये ए पॉइंट की बात करें, ए पॉइंट कितना होगा? ए पॉइंट कोई बताएगा? अरे नॉर्मल किस पॉइंट पर ड्रॉ होता है? ये वाला नॉर्मल। अब तो किस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ किया था, लिखवाया था? आप लोग इतनी जल्दी भूल जाते हैं, लास्ट लेक्चर पे ही पढ़ाया था। बिल्कुल, किस पॉइंट पर? ए एम स्क्वायर कॉमा -2am। अरे इसी पॉइंट पर तो नॉर्मल ड्रॉ होता था। तो फर्स्ट वाला जो नॉर्मल है इसमें स्लोप कितना होगा? m1। तो बी वाला पॉइंट क्या होगा? अरे बोलो बेटा, am2 का होल स्क्वायर कॉमा -2am2। और जो सी वाला पॉइंट होगा वो क्या होगा? सी वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? am3 का स्क्वायर कॉमा -2am3। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? अच्छा, ए पॉइंट को हमने माना x1 कॉमा y1 और बी पॉइंट को हमने माना x2 कॉमा y2 और सी पॉइंट को हमने माना x3 कॉमा y3। आप इसमें देखें, ये जो को नॉर्मल पॉइंट्स हैं, कौन से पॉइंट्स? को नॉर्मल पॉइंट्स कौन कौन से हैं? ए बी सी। इनके ऑर्डिनेट का सम, ऑर्डिनेट का मतलब समझते हो? ऑर्डिनेट का मतलब, तो हम लोग इसमें निकाले सम ऑफ ऑर्डिनेट। सम ऑफ ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का जो सम होता है, ऑर्डिनेट का मतलब y1 प्लस y2 प्लस y3। ये जो तीनों को नॉर्मल पॉइंट्स हैं इनके ऑर्डिनेट का सम करें तो y1 प्लस y2 प्लस y3, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0। क्यों 0 आएगी? उसके पीछे क्या लॉजिक है उसको समझने की कोशिश करते हैं। आप बहुत ध्यान से देखो बेटा, जैसे हमें किसका सम निकालना है? y1 प्लस y2 प्लस y3, यही तो ऑर्डिनेट्स हैं। अच्छा, y1 की जगह कौन है? -2am, तो y1 की जगह माइनस का 2am1 और y2 की जगह माइनस का 2am2 और y3 की जगह -2am3। अच्छा, इसमें कुछ कॉमन है, -2a कॉमन है, क्या बचा? m1 प्लस m2 प्लस m3। अच्छा, m1 प्लस m2 प्लस m3 की वैल्यू 0, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। 0 इंटू दिस 0, इतना नोट करें स्पीड में। कोनॉर्मल्स क्या होते हैं? किसी एक पॉइंट से जो तीन नॉर्मल ड्रॉ होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? कोनॉर्मल्स। कोनॉर्मल पॉइंट क्या होते हैं? वो जो तीनों नॉर्मल है पैराबोला को जहां पर मीट करते हैं, वो पॉइंट्स कौन कौन से थे? ए बी सी। उन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? कोनॉर्मल पॉइंट। अच्छा, एक का स्लोप m1 माना, दूसरे का m2, तीसरे का m3। अच्छा, नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल टू mx -2am माइनस am क्यूब। अच्छा, ये जो तीनों नॉर्मल्स थे किस पॉइंट से पास कराए थे? h कॉमा के। तो h कॉमा के उस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। तो कौन सी इक्वेशन बनेगी? क्यूबिक। उस क्यूबिक इक्वेशन से ये इंफॉर्मेशन निकाली और इस इंफॉर्मेशन की ही मदद से ऑर्डिनेट का सम निकाला, कितना आया? 0। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट है, इफ नॉर्मल्स आर रियल। लिख लीजिए, नॉर्मल्स आर रियल। नॉर्मल्स आर रियल। नॉर्मल्स कैसे हैं? रियल हैं। अच्छा, रियल नॉर्मल्स हैं तो इनके स्लोप का स्क्वायर m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर प्लस m3 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि रियल है तो रियल नंबर्स के स्क्वायर का सम क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यहां 0 नहीं ले रहा क्योंकि अलग अलग स्लोप होगा तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी। ठीक है,
तो तीनों जो नॉर्मल्स है वो रियल है, मतलब स्लोप्स के स्क्वायर का सम कितना हो जाएगा, 0 से ग्रेटर। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, क्या लिख सकते हो आप लोग, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, फिर क्या लिखोगे, माइनस का 2 m1 इंटू m2 प्लस m2 इंटू m3 प्लस m1 इंटू m3 ग्रेटर देन 0। क्या यही होगा? अरे बोलो बेटा, क्या ये फॉर्मूला बनेगा? अब एक चीज ये बताओ, m1 प्लस m2 प्लस m3 की वैल्यू 0, तो इधर आगे क्या बचा, -2 m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m1 m3 की वैल्यू 2a माइनस h बाई a ग्रेटर देन 0। -2 उधर डिवाइड हो जाएगा, तो और a उधर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। a क्या है, पैराबोला वाला a है, वो तो पॉजिटिव होगा, बट ये 2a कैसा है, नेगेटिव। नेगेटिव उधर डिवाइड करोगे, इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा, तो 2a माइनस h लेस देन 0 मींस 2a लेस देन h। ये 2a की वैल्यू किससे लेस हो जाए, h से लेस हो जाए, तो तीनों नॉर्मल्स कैसे होंगे, रियल नॉर्मल्स होंगे। नोट कर ले बेटा, तीनों नॉर्मल्स तभी रियल होंगे जब 2a लेस देन h होगा, या फिर h ग्रेटर देन 2a होगा। उल्टा भी बोल सकते हैं, 2a लेस देन h बोल रहे हैं तो h इज ग्रेटर देन 2a बोल सकते हैं। नोट हो गया सभी का? चलिए इसके जस्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से समझना, ये आपका पैराबोला है, ठीक है, ये P पॉइंट है। P पॉइंट आपका क्या था, H, K। इससे कितने नॉर्मल्स ड्रॉ किए थे, 3 नॉर्मल्स ड्रॉ किए थे। फर्स्ट वाला पॉइंट A, सेकेंड वाला पॉइंट B, थर्ड वाला पॉइंट C। फर्स्ट वाले नॉर्मल का स्लोप m1, सेकेंड वाले नॉर्मल का स्लोप m2, थर्ड वाले नॉर्मल का स्लोप m3, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि एक ट्रायंगल बनेगा, किनको ज्वाइन करके बनेगा, एक हम लोगों ने A पॉइंट लिया, एक पॉइंट B लिया, एक पॉइंट C, इन तीनों को ज्वाइन करके एक क्या बनेगा, ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल का हमें सेंट्रॉइड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, सेंट्रॉइड। अच्छा, क्या हमें A पॉइंट पता है, A पॉइंट कितना है, am स्क्वायर कॉमा -2am। B पॉइंट कितना है, उसी के हिसाब से m वेरी करते जाओ। तो हम लोग सेंट्रॉइड देखें तो सेंट्रॉइड का जो फॉर्मूला होगा, सेंट्रॉइड उधर दिख रहा है ना, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। अब इसमें देखें y1 प्लस y2 प्लस y3 का सम 0, अरे ऑर्डिनेट का सम कितना, 0, तो ये 0/3 कितना हो जाएगा, 0, मतलब y कोऑर्डिनेट कितना, 0। तो इस ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होगा, सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट 0 होने का मतलब सेंट्रॉइड लाइज ऑन एक्सिस ऑफ पैराबोला। वो पैराबोला तो कोई भी हो सकता है ना। तो जो सेंट्रॉइड होगा इस तरीके के ट्रायंगल का, वो कहां लाई करेगा, एक्सिस ऑफ पैराबोला पर। तो यहां से एक बात हम लोग आगे नोट कर लेंगे, पहले इसको और कैलकुलेट कर लें। अच्छा, x1 की जगह क्या लिख सकते हैं, am1 स्क्वायर, x2 की जगह am2 स्क्वायर, और x3 की जगह am3 स्क्वायर अपॉन में कितना, 3, और ये कितना हो गया, 0। थोड़ा सा इसको सॉल्व करें, क्या a कॉमन दिख रहा है, एक कॉमन दिखेगा, अंदर क्या बचेगा, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर। तो अंदर वाले को लिखोगे क्या, m1 प्लस m2 प्लस m3 का होल स्क्वायर, और फिर क्या लिखोगे साथ में, माइनस का 2m1 इंटू m2 प्लस m2 इंटू m3 प्लस m1 इंटू m3, और अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में आपका 3 कॉमा 0। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें, इसकी वैल्यू कितनी, 0, और ये बचा हुआ ये कुछ, तो g आपका बचेगा a टाइम्स, ये 2 भी लिखा हुआ है, माइनस का 2a टाइम्स कर दें, माइनस का 2a
m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m1 m3 की वैल्यू कितनी है 2a माइनस h बाई ए, तो इसकी वैल्यू है 2a माइनस h बाई ए। क्या ये बात समझ में आ रही? अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में 3 कॉमा 0। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करें तो g सही है, g की जो वैल्यू आएगी a से a कैंसिल वैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा -2 कॉमा 2a माइनस h बाई 3,0। चलिए सभी लोग इसको नोट करें पहले। ये सेंट्रॉइड की वैल्यू आ जाएगी। किसका सेंट्रॉइड? एबीसी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड। नोट करें स्पीड में। परसों से आपकी क्लास 7:30 बजे से है, ठीक है। ये माइनस का, ये 2 ये हुआ, ए इसका नहीं है, ये कॉमन नहीं मिला ये इसका। अरे इससे ए कॉमन लिया, फिर अंदर बचा m1 का स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर, उनके स्क्वायर की वैल्यू ये हुई, तो ए तो एज इट इज लिखा रहा, इसकी वैल्यू 0 हो गई, ये -2 बाहर चला गया। बेटा प्लीज बातें नहीं, देखिए जो भी परसों से क्लास है 7:30 बजे से, उसमें आप लोग गोला ना मारे। ये मत सोचना कि यार आगे तो पढ़ने को मिलेगा, रिवीजन भी मिलेगा तो गोला मार ले। यार गोला मारोगे तो सिलेक्शन विलेक्शन नहीं होगा, ये समझ लेना। अभी कंप्लीट कर लो उसको तो ज्यादा बेटर होगा, आपके लिए भी बेटर है कि सिलेबस थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। और आप में मैथ्स में आपको ज्यादा प्रेशर भी आपके ऊपर नहीं डाल रहे हैं कि नहीं हाँ आप बिल्कुल ये क्वेश्चन लगा के लाओ, हम उनको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आधे छोड़ दिए आधे डिस्कस कर दिए, वो भी मामला नहीं रख रहे हैं। हम एक एक क्वेश्चन लगा रहे हैं, ठीक है। आपके जो भी डाउट्स हैं पूरे सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है। तो जब प्रेशर नहीं, एटलीस्ट कम से कम तो फिर बढ़िया से उतना तो कर सकते हो कि क्लास तो आ सकते हो टाइम पे, और कोऑर्डिनेट की प्रैक्टिस चालू हो जाएगी, ठीक है। सीधी सी बात है, वहां से और बेनिफिट्स मिलेंगे। नो, पी कोई भी पॉइंट है जहां से 3 नॉर्मल्स ड्रॉ किए गए, पी इज नॉट फोकस। पी कोई भी पॉइंट हो सकता है। नोट हो गया सभी का? अब इसी में एक पॉइंट और नोट करना है, नोट करके लिख लेना है। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी लाइज ऑन एक्सिस ऑफ पैराबोला। जो एबीसी का जो सेंट्रॉइड होगा वो किसके ऊपर लाई करेगा? एक्सिस ऑफ पैराबोला के ऊपर लाई करेगा। तो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी लाइज ऑन एक्सिस ऑफ पैराबोला। ये जो ट्रायंगल है एबीसी, इसका सेंट्रॉइड पैराबोला के एक्सिस पर लाई करेगा। जिसको हिंदी में लिखना हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिखना इंग्लिश में लिख लो। ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसका सेंट्रॉइड एक्सिस ऑफ पैराबोला पे लाई करेगा। चलिए इसी पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। चलिए लिखिएगा, नॉर्मल्स आर ड्रॉन, मैं पूरा क्वेश्चन भी लिख देता हूं। नॉर्मल्स आर ड्रॉन एट पॉइंट P, Q, R, P, Q, R on the parabola y square equal to 4x, intersecting at the point intersecting at the point 3,0, at the point 3,0, find centroid of triangle, find centroid of triangle
सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR, and also find area of triangle PQR, area of triangle PQR। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आई होप कि कर सकते हो इसको आप लोग। आराम से अच्छे से क्वेश्चन नोट कर ले पहले। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, m की वैल्यू। किसकी वैल्यू, या एक फॉर्मूला भी अभी डिराइव कराया, सेंट्रॉइड का सीधे सीधे फॉर्मूला था। मान लीजिए फॉर्मूला नहीं आता है और भूल जाएंगे 100% वहां पर किसका फॉर्मूला भूल जाएंगे, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल जो अभी एबीसी निकाला था 100% भूल जाओगे। ठीक है, बस केवल याद क्या रहेगा, कॉन्सेप्ट कैसे उसको किया था, याद ही नहीं रहेगा। या तो आप 10 बार उसको रिवाइज करो, 10 बार आप चीजों को रिवाइज करोगे तो याद रहेगा। ठीक है, और मान लीजिए वो फॉर्मूला याद भी रहा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए फिर से कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो नया आ गया, इसका मतलब कॉन्सेप्ट को अप्लाई ही करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत ध्यान से दो क्या लिखा हुआ है। एक ये पैराबोला है, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से कितने नॉर्मल्स ड्रॉ किए गए, ये फर्स्ट नॉर्मल, ये सेकेंड नॉर्मल, ये थर्ड नॉर्मल। अब इन्होंने कहा 3 पॉइंट्स बन गए। कौन कौन से पॉइंट बन गए, एक आपका P पॉइंट बन गया, एक आपका Q पॉइंट बन गया, एक आपका R पॉइंट बन गया। तीनों को ज्वाइन कर दीजिए। तीनों को ज्वाइन करने पर एक ट्रायंगल बन रहा है आपका। इस ट्रायंगल का आपको सेंट्रॉइड बताना है और क्या बताना है, आपको एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो तीनों नॉर्मल्स हैं, इन तीनों नॉर्मल्स का क्या निकालेंगे, स्लोप। क्यों स्लोप क्यों निकालेंगे, अरे स्लोप पता होगा तो PQR पॉइंट नहीं पता चल जाएगा। अरे जो P पॉइंट है वो कितना है, AM स्क्वायर कॉमा 2AM। तो उस पॉइंट को फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, स्लोप। अब स्लोप कैसे निकलेगा, अरे बोलो भाई, अरे अभी तो कॉन्सेप्ट डिराइव कराया, स्लोप कैसे निकलेगा नॉर्मल्स का। नॉर्मल की इक्वेशन पता है, नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू, अरे बोलो बेटा, mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। क्या ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, इसमें a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1 है। ठीक है, a की जगह 1, और ये जो ये नॉर्मल है किस पॉइंट से पास हो रहा है, कहां से, 3,0 से। अरे यहीं पर तो तीनों नॉर्मल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो 3,0 से पास होने वाले तीनों नॉर्मल्स, तो ये जो नॉर्मल की इक्वेशन है इस पे कौन लाई करेगा, 3,0। तो y की जगह 0, x की जगह 3 और माइनस का 2, a की जगह 1 और ये हो जाएगा a की जगह 1। क्या इसमें कुछ कॉमन ऑमन मिल रहा है, इधर बचा 0, इधर बचा m माइनस m क्यूब। क्या कॉमन मिला, m कॉमन मिला, अंदर क्या बचा 1 माइनस m स्क्वायर। 0 कर दें, एक बार m की वैल्यू 0, एक बार वैल्यू +1 और एक बार -1। कितनी वैल्यूज आ गई, 3। तो हमने माना m1 की वैल्यू कितनी, 0, m2 की वैल्यू कितनी आई, -1, m2 की वैल्यू -1 और m3 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। क्या तीन के तीनों पॉइंट्स मिल जाएंगे PQR। तो PQR पॉइंट निकाल लीजिए, PQR, P पॉइंट होगा AM स्क्वायर कॉमा 2AM माइनस का। ठीक है, M की जगह M1 रख दीजिए। Q वाला पॉइंट होगा AM स्क्वायर कॉमा -2AM, M की जगह M2 कर दीजिएगा। और R वाला पॉइंट होगा AM3 स्क्वायर -2AM3। इसमें A और M1 सबकी वैल्यूज रख दीजिए, PQR पॉइंट आ जाएगा। कैलकुलेट करें, A की वैल्यू 1 है, M1 M2 M3 भी गिवन है, वैल्यूज पुट कर दें स्पीड में। अच्छा, आपकी होमवर्क वाली जो नोटबुक है उसमें क्या क्या कंप्लीट होना चाहिए, क्वाड्रेटिक,
सीक्वेंस सीरीज, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, डीपीपी ऑफ बेसिक कोऑर्डिनेट एंड स्ट्रेट लाइन और सर्कल। चलो दिखाओ नोटबुक, खड़ो। मैंने बोला था रोज लेके आना नोटबुक, मैं भगा दूंगा क्लास से, बोला था। आज लाए नहीं है। कौन लेके आया है? कुछ बच्चे लेके आए। अगले टर्न से, कल से सबकी नोटबुक होनी चाहिए। तो ये तो बस अभी खड़ा किया इसको। कल से जिसकी नोटबुक नहीं होगी, मैं एट रैंडम 5-6 बच्चों को चेक करूंगा और मैं उसको क्लास से भगा दूंगा। और कल से तो नोटबुक होनी चाहिए। और 7 डेज टाइम है आपके पास, सैटरडे के बाद से पूरा कंप्लीट भी होना चाहिए। मतलब भाई कल का बिल्कुल दे रहे, कल तो कंप्लीट करके नहीं लेके आ पाओगे। कौन कौन सी चीजें, जो भी हेडिंग्स हमने बोली हैं, हाँ यदि किसी ने क्वाड्रेटिक वगैरह कुछ नहीं पढ़ा है तो वो उसकी बात अलग है। मैं एट रैंडम किसी भी 10 बच्चे की नोटबुक में चेक कर सकता हूं और उनको सबको भगा दूंगा जिनके पास नोटबुक नहीं होगी और वर्क कंप्लीट नहीं होगा। सीधी सी बात, आप वर्क नहीं कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब आप पढ़ना नहीं चाहते, सिलेक्शन लेना नहीं चाहते, तो हम भी पढ़ाना नहीं चाहते हैं आपको, ठीक है। तो याद रखना, कल से नोटबुक तो प्रेजेंट होनी चाहिए और 7 दिन के बाद उसमें जितना होमवर्क है वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए। नहीं कर रहे तो फिर पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। और दूसरी चीज, आपका जो गैप होता है परसों से, क्योंकि मैथ्स की क्लास सबसे लास्ट में छूटेगी, फिजिक्स के बाद 10 मिनट का गैप मिलेगा, केमिस्ट्री के बाद कोई भी गैप आपको नहीं मिलेगा। वो 2 क्लासेस लगातार पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है, कोई गैप नहीं होगा। हाँ पानी प्यास लगा तो वो ठीक है, अंदर तक रहना, बाहर कोई नहीं निकलेगा, ये याद रखना है। परसों से फिजिक्स के बाद 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक होगा, ठीक है, उसके बाद आपकी सीधे केमिस्ट्री और मैथ्स की लगातार क्लास होंगी। एरिया, चलिए इसमें वैल्यूज रख दी आपने। पी वाला पॉइंट कितना आया? कितना? अरे जब m1 0 है तो पूरा 0 0 हो जाएगा। अरे m1 की वैल्यू क्या है? 0। फर्जी में कोई बता रहा 2,2। अरे m1 की वैल्यू कितनी? 0, तो यहां भी 0, यहां भी 0। q वाला 1,-2 और r वाला 1,2। पक्का? अरे ये आप देखें, m1 m2 m3 की वैल्यूज उसमें रखें और क्यू में फिर y वालों का सम 0 कहां से आ जाएगा? फिर एक कोई गलत बोल रहे हैं आप। अच्छा ऊपर नीचे है, ये +2 और ये वैल्यूज रख के देखो। पक्का? अब मेरी बात समझो बेटा, क्या पूछा गया है? सबसे पहले क्या? सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड निकालने का तरीका क्या है? x1 + x2 + x3, तीनों का सम कितना आएगा? 2/3, y1 + y2 + y3, 0/3 0। तो सेंट्रॉइड कितना आया? 2/3, 0। अच्छा फिर क्या पूछा गया? एरिया। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ डिटर्मिनेंट। फर्स्ट पॉइंट कितना बेटा? 0,0। सेकेंड वाला पॉइंट कितना? 1,2। थर्ड वाला 1,-2, 1 1 1। आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए, एरिया निकल के आ जाएगा। एरिया इज 2 यूनिट। पक्का? यूनिट स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट होना चाहिए, स्क्वायर यूनिट। नोट सभी का आ गया? पक्का? अरे सिंपल सा है। तो सबसे पहले प्रो समझो, को नॉर्मल के केस में आपको शुरुआत कहां से करनी पड़ेगी? किसकी इक्वेशन मानोगे? और उसमें पॉइंट को जब सेटिस्फाई कराओगे तो किसकी वैल्यू जाएंगे? स्लोप। और स्लोप आ गया तो उसके बाद सब कुछ निकाल ले जाओगे, क्योंकि ये पॉइंट्स आ जाएंगे। वो इसकी इक्वेशन भी पूछे फर्स्ट वाले नॉर्मल की, निकाल ले जाओगे। अरे m1 की वैल्यू 0 इसमें रख दीजिए m की जगह। दूसरे वाले नॉर्मल की इक्वेशन पूछे तो m की जगह स्लोप रख दीजिए। और तीसरे वाले नॉर्मल की इक्वेशन पूछे तो m की वैल्यू रख दीजिए। अरे तीनों की अलग अलग वैल्यूज हैं, तीनों की अलग अलग इक्वेशंस आ जाएंगी। कुछ भी पूछेंगे आप कर सकते हैं, बस किसकी मदद से? स्लोप आ जाए। और स्लोप कैसे आएगा? ये फॉर्मेट आपके सामने है।
चलिए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं इसमें। बेटा प्लीज आपस में बात नहीं, तो कोऑर्डिनेट इतना भी आसान नहीं, क्योंकि आप लोग पढ़े नहीं होते हो ये सब, तो बहुत कंसंट्रेट करके अच्छे से देखो। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द लोकस ऑफ point through which pass three normals to the parabola y square equal to 4ax है, y square equal to 4x such that two of them makes angle alpha and beta with axis of parabola and tan alpha into tan beta equal to 2। चलिए ये क्वेश्चन है, अच्छे से आराम से नोट कर ले। आराम से अच्छे से क्वेश्चन को नोट करें। ये भी कोनॉर्मल्स पर बेस्ड प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कोनॉर्मल। अच्छे से आराम से क्वेश्चन को नोट करें, समझें, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से नोट करें। और ऐसा कोई बच्चा है जो काम नहीं करना चाहता, होमवर्क बता दे सर मैं काम नहीं करना चाहता हूँ, इतना बहुत है मेरे लिए, ठीक है, उसको कभी टच नहीं करूँगा, ठीक है। अरे सीधी बात है, जब उसको कोई दिक्कत नहीं है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है ना। ये कोई ऐसा बच्चा जो वर्क ना करना चाहे, होमवर्क, ठीक है, हो सकते हैं शायद कुछ बच्चे है ना जो बस उतना पढ़ना चाहते जितना क्लास में। हाँ, क्लास वाला भी पढ़ ले तो 100% जेई मेंस तो निकल ही जाएगा, बट मेहनत करनी होती है अपने से। सिलेक्शन के लिए किसको मेहनत करनी पड़ेगी? आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी। हम लोग तो बस केवल गाइड कर रहे हैं, ठीक है, जो हेडिंग्स होती हैं या किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, बस ये हम आपको एक रास्ता दिखा रहे हैं, बट मेहनत आपको करनी, समझ रहे हैं। आप नहीं मेहनत करोगे, आप बुकलेट्स नहीं लगाओगे या जो क्वेश्चंस हम बोलेंगे वो पूरा कंप्लीट नहीं करोगे तो वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। और क्लासरूम भर का करना चाहते हो तो जेई मेंस स्टेट लेवल कॉलेज आराम से मिल जाएंगे, मीडियम स्टूडेंट हैं तो जेई तो नहीं मिलना। आईआईटी जेई के लिए आपको पूरी बुकलेट सॉल्व करनी पड़ेंगी, सारे पीवाईक्यूज लगाने पड़ेंगे,
सीधी बात है, इतना वर्क करना पड़ेगा क्योंकि इससे ज्यादा आप कर ही नहीं सकते हो, आपके पास इससे ज्यादा टाइम है ही नहीं, क्योंकि आपको फिजिक्स का भी वर्क मिलता होगा, केमिस्ट्री का भी मिलता होगा, ठीक है, सीधी सी बात है। तीनों सब्जेक्ट हैं, तीनों सब्जेक्ट से सिलेक्शन होगा, केवल मैथ से नहीं होगा, या केवल केमिस्ट्री से नहीं होगा, या केवल फिजिक्स से नहीं होगा। और मैंने स्कोरिंग के हिसाब से आपको बता रखा है, आपका एम IIT JEE है, ठीक है, तो IIT JEE एडवांस में सबसे ज्यादा स्कोर किस में होता है? मैथ्स में, ठीक है, सीधी सी बात है। मेंस की बात नहीं कर रहे, मेन सेंस तो सब वो केमिस्ट्री NCERT बेस्ड आ जाती है, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है ना, फिर भी वो भी तब भी गलत करके आ जाते हो ओवर कॉन्फिडेंस में, रिवाइज वाइज किए नहीं होते हो, है ना। और एक भी क्वेश्चन आपका JEE एडवांस में नहीं फंसेगा केमिस्ट्री का NCERT से, याद रखना, सिंगल क्वेश्चन कहां से नहीं आएगा? NCERT से, केमिस्ट्री में। इसलिए आपको गाइड करता जा रहा हूं, ठीक है, कि आप कैसे आपको पढ़ना है। मैथ्स में तो मेंस में भी बहुत मुश्किल है सिंगल क्वेश्चन फंसना NCERT से, फिजिक्स में तो NCERT से आ जाता है एडवांस में भी, है ना, वो औकात नहीं होती पढ़ने की। पढ़ता है कौन फिजिक्स पढ़ता है NCERT से? 12th में पढ़े थे? औकात ही नहीं होती पढ़ने की, है ना। NCERT बहुत अच्छी बुक है फिजिक्स की, लेकिन बस कोई टीचर भी नहीं पढ़ाता है और बच्चे भी नहीं पढ़ते हैं, और टीचर उनको बोलता भी नहीं कि पढ़ो। क्यों? क्योंकि उसमें आप क्वेश्चंस देखोगे ना, कहानी लिखी होती है, और साला कहानी में तो कॉन्सेप्ट है, वो जो कहानी लिखी है उसी में कॉन्सेप्ट, बट बच्चे क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि उसमें क्वेश्चंस में इंटरेस्ट नहीं है, उनकी जो भाषा है, उनके जो वर्ड्स हैं बहुत गंदे हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं, उसकी जगह रेफरेंस बुक यूज करते हैं, ठीक है। कोई जैसे आपका कौन कौन सी रेफरेंस बुक? SL अरोड़ा फर्जी बुक ये होती है, SCV है ना, और कौन सी? कुमार मित्तल, तुमको काट डालेंगे कुमार मित्तल, तुम भी कुमारे रह जाओगे, कुमार मित्तल पढ़ोगे, कहीं सिलेक्शन नहीं होगा। हाँ, प्रदीप फंडामेंटल, ABC है ना, कुमार मित्तल, रह जाओगे कुमारे तुम, है ना। SCV अच्छी बुक है, SCV आप कर सकते हैं, ठीक है, ये बढ़िया ठीक बुक है। और PY मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करें, सुन लो बेटा, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है किसी बुक को पढ़ने से अच्छा क्या लगाएं? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, क्योंकि आप बुक पढ़ोगे, मान लीजिए सिंगेज की बुक उठाई, अब तुमने उठाई, साला कोऑर्डिनेट खत्म ही नहीं हो रहा पूरे साल भर, तो ऐसा भी नहीं पढ़ना भाई, हमें सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, खत्म करना है ना, और उतना पढ़ना जितना आने वो खत्म ही नहीं होगा, पूरे साल पढ़ते रहो, तुम कोऑर्डिनेट नहीं पढ़ पाओगे। तो ऐसा भी नहीं करना, हमें सिलेक्शन लेना है कि जो मेन है, और खासकर मेन कौन है? PYQs, उसी तरीके के उसी फॉर्मेट के क्वेश्चंस आएंगे। तो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, तीनों में यही कर लो, इससे ज्यादा आप पढ़ भी नहीं पाओगे। चाहो तो लास्ट में मिल लेना, जब लास्ट में जब पेपर पर जाए तो सर इससे ज्यादा पढ़ भी नहीं पाए, लेकिन PYQ सबसे पहले, सबसे पहली प्रायोरिटी है। जो भी आपके केमिस्ट्री वाले सर पढ़ा रहे हैं या फिजिक्स वाले, क्योंकि मैं तो पूरी करा दूंगा PYQ भी, मुझे इतना पता कि उसकी भी प्रैक्टिस करा दूंगा, लेकिन केमिस्ट्री वाले, फिजिक्स वाले सर जो भी पढ़ा रहे हैं उसमें PYQ खुद से करते जाएं, या सर लोग करा रहे होंगे, अपने से भी प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है। ये मत सोचो सर के ऊपर डिपेंड रहना है, ठीक है, खुद पे डिपेंड रहना है, ठीक है। सिलेक्शन आपको लेना है, समझ लो। इसको करें, किससे किससे हो गया? कोई नहीं, कोऑर्डिनेट पढ़े नहीं कभी, है ना। पैराबोला क्या पढ़े थे 12th क्लास में? y² इक्वल टू, और वो 4 है ना, फोकस गिवन, वर्टेक्स, इक्वेशन। अब साला क्या पढ़ना पड़ रहा है ना, को नॉर्मल, है ना, पढ़े नहीं। थोड़ा बहुत पढ़े होते तो दिक्कत तो वैसे भी नहीं हो रही होगी, जो अच्छे बच्चे, दिक्कत उनको हो रही जो कमजोर छात्र है। कौन है?
जो पढ़ते नहीं है, आप जाओ रिवाइज करो, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। अब पढ़ना नहीं चाहोगे, पढ़ोगे नहीं, रिवाइज नहीं करोगे तो दिक्कत तो होगी। चलिए हम लोग देखते हैं भाई क्या लिखा हुआ है, किसका लोकस निकालना है, किसी पॉइंट का। तो जिसका लोकस निकालना होता है उसको क्या मानोगे, h कॉमा के, थ्रू विच पास 3 नॉर्मल्स। ये तो वही हो गया, h कॉमा के से ही तो तीनों नॉर्मल्स पास होते हैं। इन्होंने बोला ये जो पॉइंट है इसी को आप क्या, इसका ही लोकस निकालने, h कॉमा के को मान लिया। यहां से 3 नॉर्मल्स ड्रॉ किए गए। एक नॉर्मल आपका ये वाला हो गया जो ए पे मीट कर रहा है, दूसरा नॉर्मल ये हो गया जो पैराबोला को बी पे मीट कर रहा है, और तीसरा नॉर्मल ये हो गया जो पैराबोला को सी पे मीट कर रहा है, ठीक है। 3 नॉर्मल्स हो गए। फर्स्ट वाले नॉर्मल का स्लोप m1 है, सेकंड वाले नॉर्मल का स्लोप m2 है, और थर्ड वाले नॉर्मल का स्लोप m3 है। फिर इन्होंने बोला कि इस पैराबोला के ऊपर सच दैट 2 ऑफ देम, जिनमें से 2 नॉर्मल, माना कि ये जिसका स्लोप m1 और m2, ये 2 नॉर्मल्स ऐसे हैं जिन्होंने क्या एंगल बना रखा है, अल्फा और बीटा, किसके साथ, एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो इस पैराबोला की एक्सिस एक्स एक्सिस, तो उन दोनों नॉर्मल ने एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाया। क्या इन दोनों नॉर्मल्स का स्लोप अपने आप पता चल जाएगा। अरे m1 की वैल्यू बोलो भाई tan अल्फा, और m2 की वैल्यू tan बीटा, ये तो सीधे सीधे पता चल गया, tan अल्फा tan बीटा। अच्छा यहां पर एक इंफॉर्मेशन गिवन है, tan अल्फा tan बीटा का प्रोडक्ट 2, तो tan अल्फा tan बीटा का प्रोडक्ट 2 है। tan अल्फा को क्या लिखोगे, m1, tan बीटा को क्या लिखोगे, m2। m1 और m2 का प्रोडक्ट 2 है। ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि ये जो 2 नॉर्मल्स हैं इनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना है, 2 है। अब आपको इस P पॉइंट का क्या फाइंड करना है, लोकस। अच्छा लोकस का सबसे पहला स्टेप, जिसका लोकस निकालना उसको h कॉमा के। दूसरा स्टेप अप्लाई मैथमेटिकल कंडीशन, सीधे पता किसको मान ले, नॉर्मल। नॉर्मल पे ये पॉइंट क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो भाई सेटिस्फाई कराते हैं। नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स माइनस का 2am माइनस का am क्यूब। कौन सा पॉइंट, h कॉमा के, इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो y की जगह k, m x की जगह h, माइनस का 2, a की जगह 1, a की जगह 1। अच्छा एक चीज बहुत ध्यान से समझो बेटा, ये सेकेंड स्टेप हो गया, क्या अप्लाई किया, मैथमेटिकल कंडीशन। थर्ड स्टेप रिमूव आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। कौन है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कौन है, m को क्या करना पड़ेगा, रिमूव। तो m को रिमूव करना है। अब समझो बेटा m कैसे रिमूव होगा, कोई बताएगा। वी नो दैट तीनों का प्रोडक्ट m1 m2 m3, तीनों का प्रोडक्ट याद है कितना होता है, माइनस का k बाई, अरे बोलो भाई यही फॉर्मूला होता है ना। अरे तीनों का प्रोडक्ट क्या होता है, तीनों जो नॉर्मल्स है उनके स्लोप का प्रोडक्ट माइनस का k बाई ए, देखो लिखा हुआ होगा। तो इसमें थोड़ा सा सॉल्व करें, m1 इंटू m2, अरे इसकी वैल्यू 2, 2 इंटू m3 माइनस का k, a की जगह 1। तो m3 की वैल्यू कितनी आई, माइनस का k बाई 2। अच्छा m3 किसकी वैल्यूज हैं, अरे m3 m1 m2 किसकी वैल्यू, m की। अरे m की कितनी वैल्यूज थी, 3। तो ये जो m की वैल्यू इस इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई। अरे m इसी का तो रूट है, तो m की जगह क्या रख दें, माइनस का k बाई 2। तो इसमें रख देते हैं k, m की जगह माइनस k बाई 2। अरे जो ये m1 m2 m3 आए हैं तो इसके रूट ना, तो इसके रूट है, तो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। m रिमूव हो जाएगा, m की जगह माइनस का k बाई 2 इंटू h माइनस 2 माइनस का k बाई 2 माइनस का k बाई 2 का होल क्यूब। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करके बताएं आंसर क्या आ रहा है। h की जगह क्या रखोगे, x, और k की जगह y। ये लोकस की इक्वेशन बन के आई, इक्वेशन ऑफ लोकस।
वाई स्क्वायर इक्वल टू, और कोई? वाई स्क्वायर इक्वल टू, वाई स्क्वायर इक्वल टू वही पैराबोला आ रहा है, बिल्कुल सही बात है ना? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x ही निकल के आना चाहिए। चलिए नोट कर लीजिए, स्पीड में आगे बढ़े, कर सकते हैं आप लोग, आसान था। चलिए आगे हेडिंग डालिएगा, पोजीशन ऑफ पॉइंट। बेटा प्लीज बातें नहीं, पोजीशन ऑफ पॉइंट, पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू पैराबोला, विद रेस्पेक्ट टू पैराबोला, पैराबोला के रेस्पेक्ट में किसकी पोजीशन? पॉइंट की पोजीशन। जैसे मान लीजिए ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक पैराबोला हो गया। अच्छा, इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये पैराबोला की इक्वेशन होती है। अब इसमें कई सारे रीजन है, दो बेटा, जो पॉइंट है वो कहां हो सकता है? कहां? पैराबोला के ऊपर हो सकता है, या उसके अंदर, या उसके बाहर। अरे अंदर का कौन सा रीजन होगा? अरे क्लोज्ड है क्या कुछ जो इनसाइड बोलोगे? बोलो बेटा, कौन सा इनसाइड है? अरे जैसे ये सर्कल है तो सर्कल के अंदर ये वाला पोर्शन हो गया, यहां तो सब खुला ही खुला है। अरे बोलो भाई, कहां इनसाइड है? और बुक्स में लिखा है कौन सा वाला इनसाइड? इस वाले पोर्शन को बोलो, क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? इनसाइड। और इस वाले पोर्शन को आउटसाइड, और इसके ऊपर पॉइंट हो जाए तो ऑन द पैराबोला, ऐसा उन लोगों ने बोला है। तो इनसाइड की जगह हम लोग एक वर्ड यूज कर लेते हैं इंटीरियर, और आउटसाइड की जगह एक्सटीरियर, ठीक है? ऑन द पैराबोला, या तो उसके अंदर की ओर, या उसके बाहर की ओर, या उसके ऊपर, ठीक है? तो अब मेरी बात समझना, हम लोग s को मानेंगे सबसे पहले। अब s क्या होगा? वाई स्क्वायर प्लस का 4x उधर गया, माइनस 4x। मान लीजिए ये P पॉइंट है, P पॉइंट आपका x1, y1 है, तो इस P पॉइंट को इसमें पटकोगे, क्या मिलेगा? s1। s1 क्या बनेगा? y1 का स्क्वायर माइनस 4ax1। और यदि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ गई, किसकी वैल्यू? s1 की, s1 की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो पॉइंट कहां होगा? एक्सटीरियर साइड में होगा, एक्सटीरियर साइड में होगा। और s1 की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो पॉइंट कहां होगा? इंटीरियर साइड में होगा। मींस इंटीरियर वाला ये पोर्शन हो गया, एक्सटीरियर वाला आपका बाहर वाला हो गया। और यदि s1 इक्वल टू 0 हो गया तो पॉइंट ऑन द पैराबोला हो जाएगा। नोट कर लीजिए, स्पीड में नोट करें, जैसे सर्कल में था बिल्कुल उसी तरीके का है ये। एक छोटा सा क्वेश्चन है, फाइंड पोजीशन ऑफ पॉइंट, फाइंड पोजीशन ऑफ पॉइंट -2, with respect to parabola, with respect to parabola y square equal to 3x, या y स्क्वायर, पैराबोला अलग है, y स्क्वायर माइनस का 4y प्लस का 9x प्लस 13 इक्वल टू 0, इस पैराबोला के रेस्पेक्ट में। कर सकते हैं इसको इजिली, s लिख लीजिए
और उस पॉइंट की पोजीशन बतानी, या एक्सटीरियर साइड में होगा या फिर इंटीरियर साइड में होगा या ऑन द पैराबोला होगा। अच्छा, आप लोगों ने बुकलेट सॉल्व की होगी। अरे सॉल्व की कि नहीं? अपने मन से सॉल्व हो रहे होंगे क्वेश्चन 50%। अरे 50% हो रहा है कि नहीं? लग रहा है? बहुत सारे बच्चों ने लगाया है तो वो कह रहे हैं यस सर लग रहे हैं। 50 क्या 70% लगा ले रहे होंगे आप। 30% क्वेश्चन बचे होंगे यदि आप लोग लगा रहे होंगे तो। फिजिक्स में जो वर्कबुक है मिली आपको, एक बार मैं सर से बोल दूंगा, वो देख लेंगे। आप सर से बता देना कि सर ये वाले क्वेश्चंस में भी हो सकते हैं, टाइपिंग मिस्टेक वो रहती है ना भाई। कहीं से मतलब सीधे सीधे तो नहीं, वो लोग भी टाइप ही होते हैं क्वेश्चंस, है ना। मिस्टेक्स हो सकती हैं, ऐसा नहीं है। मैथमेटिक्स में वैसे बहुत कम मिस्टेक होंगी, भले ही एक दो क्वेश्चन में भाई कहीं मिल जाए, वैसे रेयर है। डीपीपी में हो सकती है, क्योंकि डीपीपी का करेक्शन नहीं करते हम कभी कभी। डीपीपी ऐसे चली जाती है और उसमें बुकलेट में तो नहीं होना चाहिए। चले बेटा प्लीज बातें नहीं। हमने s किसको माना? वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस का 9x प्लस 13। अब इसमें ये पॉइंट रख दोगे, x की जगह -2 और y की जगह 2, तो y की जगह 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर -4, y की जगह 2 रखा प्लस का 9, x की जगह -2 रखा प्लस का 13। आपका जो s1 है ये कैसी वैल्यू आ रही है? नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो s1 लेस देन 0 मींस पॉइंट कहां होगा? इंटीरियर साइड में होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी पर। लिख ले आराम से। इनसाइड वाले को क्या मानोगे? इंटीरियर साइड में, ठीक है। बुक्स वगैरह में इनसाइड ही लिखा रहता है। लाई इनसाइड द पैराबोला y -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x - 3। ओके आपको s की वैल्यू गिवन है, y -2 का होल स्क्वायर माइनस का 4x - 3। आप इसमें s1 निकाल लें, y की जगह अल्फा हो जाएगा
बेटा प्लीज बात नहीं, x की जगह भी अल्फा हो जाएगा और लेस देन 0। क्या ये इनइक्वालिटी बन जाएगी? क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। क्या बन रही बताओ बेटा? अल्फा -1 इंटू अल्फा -7 लेस देन 0। क्या ये बन रहा है सभी का? और बच्चे कैलकुलेट करके देखो बेटा। अल्फा -4 का होल स्क्वायर पक्का, लेस देन 0, लेस देन 0। इसका मतलब क्या हुआ? अल्फा की वैल्यू चाहिए ना, अपवर्ड अपवर्ड कर्व बनेगा, कहीं लेस देन कर्व जाएगा नीचे। इसका मतलब अल्फा की किसी भी वैल्यू के लिए ये, अरे ये पॉइंट इस पैराबोला के इनसाइड नहीं होगा। अच्छा आउटसाइड की बात करते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाता है, तो आउटसाइड के केस में अल्फा सारी रियल वैल्यूज, बस कौन नहीं? 4 नहीं, अरे 4 सेटिस्फाई नहीं करेगा। और अल्फा की वैल्यू 4 के लिए पॉइंट लाइज ऑन द पैराबोला, ठीक है। 4 के केस में यदि अल्फा की जगह 4 हो गया, 4 का मतलब ये पॉइंट बनेगा 4,4, इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। अल्फा इक्वल टू 4 के केस में पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब इसके ऊपर होगा। अल्फा की वैल्यू 4 के अलावा कुछ भी होगी तो पॉइंट इसके आउटसाइड होगा, कभी भी इनसाइड नहीं होगा। मतलब अल्फा की वैल्यू क्या लिख दोगे? 5। ऐसी वो ऐसे पूछ सकते हैं, हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ अल्फा, अल्फा की कितनी इंटीग्रल वैल्यूज होंगी जिसके लिए ये जो पॉइंट अल्फा कॉमा अल्फा है इसके इनसाइड है, तो क्या बोलोगे? 0। अरे एक भी इंटीग्रल वैल्यूज नहीं है, सीधी सी बात, तो वो इंटीजर टाइप क्वेश्चन बना सकते हैं ऐसा। चले इसके आगे हेडिंग डालेगा रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला। पैराबोला की रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी तो आप लोग पहले से भी जानते होंगे। ये पैराबोला है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। इस पैराबोला की ये क्या है? एक्सिस है, एक्सिस ऑफ पैराबोला है। इस पैराबोला का ये क्या मान लेते हैं? फोकस है। मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन आई, ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये ऐसे आई, इंसिडेंट रे है और ये इस पॉइंट पर ए पर ऐसे टकराई, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी, ठीक है भाई। कोई भी यदि रे किसके पैरेलल आए? एक्सिस के पैरेलल आए और पैराबोला से टकराएगी तो वो कहां से पास होगी? फोकस ऑफ पैराबोला से। ये थोड़ा सा डायग्राम बना ले, ऑप्टिक्स में भी तो ऐसे ही पढ़ते हैं, समझ में आता होगा आपको। बातें नहीं बेटा प्लीज। चलिए इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं। पैरेलल टू एक्सिस ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, स्ट्राइक द पैराबोला, स्ट्राइक द पैराबोला then reflect, then find equation of reflected ray, find equation of reflected ray।
चलिए आराम से इस क्वेश्चन को नोट कर लें। इसमें कुछ ऐसे छात्र होंगे जो कमज़ोर छात्र होंगे, ठीक है। यदि बहुत कमज़ोर हैं तो वो मेरे से अलग से मिल सकते हो, उनके लिए मेरे पास कुछ मटेरियल है वो ले सकते हैं अलग से, बट और सबको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फोकस क्या है, वर्टेक्स क्या है, डायरेक्ट्रिक्स, ये सब तो निकाल सकते हो आप लोग, ठीक है। बट बहुत ज़्यादा कमज़ोर बच्चे हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं, मतलब 5-6 बच्चे ऐसे होंगे, वो मेरे से मिल सकते हो, अलग से कुछ मटेरियल उनको दे देंगे, आप उसको लगाओ, ठीक है। देन उसके बाद अपनी बुकलेट्स वगैरह लगा सकते हैं। कम से कम उनका स्टेट लेवल पे तो हो जाए, आए बेचारे पैसे से दिए। हाँ बेटा, x इक्वल टू 1, ये रिफ्लेक्टेड रे होगी। चले, इंसिडेंट रे कहां से आ रही है बेटा? 3,2 से, 3,2 से आ रही है, तो ये पैराबोला हो गया, ये इसका एक्सिस हो गया, और इंसिडेंट रे आई आपकी 3,2 से, ऐसे मान लिया 3,2, और इस पैराबोला को यहां पे स्ट्राइक की, और जैसे ही स्ट्राइक करोगी तो रिफ्लेक्ट करेगी कहां से? फोकस से। इस वाले पैराबोला का फोकस कितना होगा? कितना? 1,0। a,0 होता है, a की वैल्यू कितनी? 1,0। अच्छा, क्या ये a पॉइंट निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे? क्योंकि ये आपका x एक्सिस है, और x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन चलेगी तो उसमें y कभी भी चेंज नहीं होगा। अब y चेंज नहीं होगा तो इसका ये जो पॉइंट होगा वो x,2 के जैसा होगा। अरे भाई देखो, y तो चेंज नहीं होने वाला, क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर यदि y की वैल्यू 2 है तो इसके सामने वाले भी पॉइंट पर y की वैल्यू 2 ही होगी। अरे सीधे हॉरिजॉन्टली चल रहा तो y कभी चेंज नहीं होगा, x चेंज होगा। तो a जो पॉइंट है क्या इस पैराबोला के ऊपर है, तो पैराबोला को क्या करेगा? सेटिस्फाई। पैराबोला की इक्वेशन क्या है? y² इक्वल टू 4x, तो ये x,2 सेटिस्फाई करा दें। 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर, 4 इक्वल टू 4x, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो a पॉइंट आपका आ गया, a पॉइंट इज 1,2, तो आपको a पॉइंट पता 1,2 और आपको s पॉइंट पता 1,0। अब इन दोनों से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, तो स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होगी इसका स्लोप निकाल लें। स्लोप क्या होगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो स्लोप कितना आया? अनडिफाइंड। और स्लोप अनडिफाइंड होगा मतलब लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, तो y एक्सिस के पैरेलल, तो y एक्सिस के केस में x कांस्टेंट रहेगा। अरे बोलो बेटा, तो जैसे ये इसमें s वाले पर x की वैल्यू कितनी? 1, और a वाले में भी s की वैल्यू 1, मतलब कौन सी लाइन हो जाएगी? x इक्वल टू 1 लाइन। या फिर आप ऐसे भी दे सकते हो, 2 पॉइंट पता तो y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये भी तरीका होगा। x माइनस x1 आप इसमें वैल्यूज रखें तो y माइनस y1 की वैल्यू, अरे y1 की वैल्यू 2। अच्छा इधर रखोगे y2 माइनस y1, ऊपर 2 आएगा, x2 माइनस x1 0 आएगा, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी? 1। 0 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, 0 इंटू दिस 0, 2 x माइनस 1, 2 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो x इक्वल टू 1 इज अ स्ट्रेट लाइन। कुछ लोग y इक्वल टू 2 बोल रहे थे, वो गलत है। कहां पर बेटा? ये 1 है, हाँ
1 है, वो मैंने मान लिया 1 है ना, वो लिख गया 0। अरे ये 1 ही लिखा है बेटा हमने, वो थोड़ा सा दिल से देखो उसको, 1 ही लिखा था। अरे तभी तो इनफाइनाइट लिखा है उसको, है ना। स्लोप इनफाइनाइट होता है तो डायरेक्टली इक्वेशन लिख सकते हैं, बट नहीं लिख पा रहे तो ये इक्वेशन बना ले। आगे बढ़े, चलिए अब कुछ चीजें हम लोगों ने सर्कल में पढ़ी थी वो सेम है पैराबोला के केस में, उसको एक बार लिख लेते हैं। क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लोगों ने पढ़ी थी? अरे बोलो भाई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सर्कल और पैराबोला के केस में, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। मान लीजिए ये पैराबोला है, ये पैराबोला, इसके ऊपर P पॉइंट है, तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है? T बराबर 0। इस P पॉइंट के रेस्पेक्ट में, P पॉइंट किसके ऊपर होना चाहिए? कर्व के ऊपर। इसके बाद इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, अरे याद होगा पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन। जैसे ये पैराबोला है, ये P पॉइंट है, इस P पॉइंट से एक ये टेंजेंट ड्रॉ हुई, एक ये टेंजेंट ड्रॉ हो गई, 2 टेंजेंट ड्रॉ हो गई, ठीक है। तो ये पेयर ऑफ टेंजेंट PA और PB, इनकी कंबाइंड इक्वेशन क्या होती थी? S1 इक्वल टू टी स्क्वायर। ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इन दोनों टेंजेंट की कंबाइंड इक्वेशन है। अच्छा, इसके आगे क्या पढ़ा था? इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट के आगे इक्वेशन ऑफ, बोलो बेटा, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ, याद ही नहीं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब जैसे ये P पॉइंट है, इससे हम लोगों ने क्या ड्रॉ किया? एक ये टेंजेंट और एक ये टेंजेंट। कहां पर मीट कर रहे हैं? A और B पर। A और B को ज्वाइन करने वाला जो कॉर्ड है उसी को क्या बोलते हैं? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। इसकी इक्वेशन T इक्वल टू 0, बट पॉइंट कर्व के ऊपर ना हो, तो ये आपका क्या आ जाएगा? ये P पॉइंट हो जाएगा इसके रेस्पेक्ट में। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ, अरे बोलो भाई, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज, अरे बोलो भाई, मिड पॉइंट, कुछ याद ही नहीं, मिड पॉइंट गिवन, जिसका मिड पॉइंट क्या था? गिवन था। तो जैसे ये पैराबोला है, इसका ये कॉर्ड है, इस कॉर्ड का ये मिड पॉइंट गिवन है, P इज द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट के केस में इक्वेशन क्या होती थी? T इक्वल टू S1। नोट करें स्पीड में, इतना एक बार रिवाइज कर लो, इसको लिख लो। सेम जैसे सर्कल के केस में पढ़ा था, बिल्कुल वही सेम पैराबोला के केस में आया है। इसमें से ऐसे कौन कौन से बच्चे जिनकी बेसिक मैथमेटिक्स छूटी हुई है? बहुत सारे बच्चों की। तो ये बेसिक मैथमेटिक्स में आपको लाइव क्लास पढ़ाऊंगा, ठीक है। 3 दिन प्रैक्टिस कराऊंगा आपकी कोऑर्डिनेट की, ठीक है, और 3 दिन बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स का मतलब आई थिंक कल भी अनाउंस किया था, कल या परसों, क्या क्या हेडिंग्स पढ़ाएंगे वो आपको हमने बता रखी हैं। ये बहुत सारे बच्चे होते हैं आपको बेसिक आता ही नहीं है वो सब मैथ्स का। इसी पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, आराम से नोट करें। चलिए इस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम लेते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ, बेटा आपस में बातें नहीं, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, फाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स
पेयर ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला y square equal to 8x, y square equal to 8x, draw from the point drawn from the point -1, 2 and also find angle between them and also find angle between them. कर सकते हैं आसानी से क्वेश्चन। पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन पता होगी आपको। अच्छा, इसकी पैराबोला की इक्वेशन क्या है? वाई स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 0। आप इससे S1 निकाल सकते हो। S1 का मतलब पॉइंट को पैराबोला की इक्वेशन में पटक दे। y की जगह 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 8, x की जगह -1 रखोगे, +1 हो जाएगा, तो ये 12 आ जाएगा। t की वैल्यू कैसे निकालोगे? t मतलब रिप्लेसमेंट, y स्क्वायर को किससे रिप्लेस करोगे? y1 से। y1 की वैल्यू 2, y1 माइनस का 8 लिखा, x की जगह x प्लस x1 बाय 2। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें, 2y माइनस का 4x, ये माइनस का 1 है और ये माइनस का 4, ये प्लस का 4 हो जाएगा। ये t की वैल्यू आ गई। पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? S1 को मल्टीप्लाई करें, t स्क्वायर के बराबर कर दें, तो s की जगह y स्क्वायर माइनस 8x, S1 की जगह 12 है, इक्वल टू t का स्क्वायर। t का स्क्वायर मतलब 2y माइनस 4x प्लस 4 का होल स्क्वायर। आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। ये किसकी इक्वेशन आ जाएगी? पेयर ऑफ टेंजेंट की। थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताएं। आगे जो संडे आएगा उसमें आपकी डेरिवेटिव की प्रैक्टिस की एक क्लास बची हुई है ना, और कंप्लीट हो जाएगी आपकी बुकलेट, मतलब पूरा डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाएगा। तो डेरिवेटिव की प्रैक्टिस की क्लास होगी संडे, टाइमिंग है 9 से 11, ठीक है। जो बुकलेट है उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे। और आई थिंक हम लोगों ने 30 या 35 क्वेश्चन कर लिए थे, जितने भी 20-25 जो भी किए थे, 15 क्वेश्चन करीब बचे हुए हैं, ठीक है। वो करेंगे और यदि वो कंप्लीट हो गए तो उसी में कुछ PYQs और करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन एक छोटा सा टॉपिक है, ये कंप्लीट हो गया आपका एक तरीके से। एक और चैप्टर जिसको हम लोग काउंट करके नहीं चल रहे हैं, कौन सा? डिफरेंशिएशन कंप्लीट है अपना। यदि किसी का छूटा हो वो आप लेक्चर ले सकते हो, दोबारा से पढ़ सकते हो, दोबारा से कंप्लीट कर सकते हो। डेरिवेटिव चैप्टर डिफरेंशिएशन वाला, आप उसके लेक्चर्स मेरे पास सारे हैं, आराम से उसको रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। टोटल अभी तक डेरिवेटिव में 6 लेक्चर्स पढ़ाए हैं। टोटल 5 लेक्चर थ्योरी के हैं और 1 प्रैक्टिस का लेक्चर पढ़ाया है। टोटल 6 लेक्चर्स हैं।
टोटल 6 लेक्चर हैं, आप उसको ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं एक बार। चले, किसका किसका आ गया बेटा इक्वेशन? बोलो बेटा। 2x² प्लस y² माइनस y² माइनस y² प्लस 8x प्लस 2y माइनस 2xy प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या ये आ रहा है? अच्छा, इसमें a की वैल्यू कितनी है? अरे a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू -1 और h की वैल्यू कितनी? -1। अरे x इंटू वाई का प्रोडक्ट आगे जो लिखा होता है वो 2h के बराबर होता है। अभी एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू मॉड 2 अंडर रूट, भूल गए सब, h² माइनस ए बी अपॉन, अरे बोलो भाई, a प्लस बी, वैल्यूज रख दीजिए। चलिए, जिसका भी ये हो गया, एक और क्वेश्चन। आराम से नोट कर लें, आपस में बातें नहीं। चलिए, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करें। आराम से अच्छे से क्वेश्चन को नोट कर लें। देखिए, वेक्टर 3D इसके बाद चालू करूंगा, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा वेक्टर 3D के बाद ट्रिग्नोमेट्री, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये 2 चैप्टर्स रहेंगे वेक्टर 3D के बाद। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बाद आपकी स्टार्ट करूंगा कैलकुलस। ठीक है, तो ये टारगेट रहेगा कि जो अपना ये कौन सा मंथ चल रहा है? जुलाई। इसमें वेक्टर 3D अभी कौन सी डेट है? 17 मतलब 13, वही अगस्त स्टार्टिंग में जाएगा, वेक्टर 3D खत्म हो जाएगा। और ITF वगैरह 15 अगस्त या ऐसा कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, 15 या 20 अगस्त तक हम लोग खत्म कर लेंगे। उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 2.5 से 3 महीने लगेंगे किसमें? कैलकुलस में, 3 महीने करीब। ठीक है,
3 मंथ लगेंगे कैलकुलस में, जिसमें डेरिवेटिव की क्लास हो चुकी है। यदि किसी बच्चे का छूटा तो दूसरे बैच से कवर भी कर सकते हो, या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर ले सकते हो, या न्यू वाले बैच में या जहां भी पढ़ाएंगे वहां पढ़ सकते हो दोबारा से। ठीक है, वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर। फाउंडेशन नहीं बेटा, फाउंडेशन में डेरिवेटिव नहीं पढ़ाते हैं, उसमें छोटा मोटा पढ़ा देते हैं ऐसे, वो नहीं, वो रैंकर वाले बैच में पढ़ाएंगे। उसमें एक बार पढ़ा चुके हैं, फिर से दोबारा पढ़ाएंगे तब। या फिर आप मेरे से लेक्चर भी ले सकते हैं, आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं, आपकी मर्जी। संडे संडे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे रेट मेजरमेंट हो सका, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग, ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक जिनके 100% एक क्वेश्चन आते हैं। हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आता है जेईई मेंस में, एडवांस के नहीं है। मैथमेटिकल रीजनिंग एडवांस में नहीं आएगा, हाइट एंड डिस्टेंस एडवांस में नहीं आएगा, बट मेंस में एक एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो मेंस वाले तो मेन है, पहले वही खत्म करने है ना, जनवरी में तो मेंस का पेपर है। चले इसको सॉल्व करें भाई, किससे किससे हो रहा है ये वाला क्वेश्चन, किससे किससे हो रहा है? एक बच्चा से केवल। भाई बहुत ध्यान से अच्छे से देखो, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड पैराबोला। मेरी बात समझो बेटा, एक ये पैराबोला गिवन है, समझना बेटा। पैराबोला की इक्वेशन क्या है? y स्क्वायर इक्वल टू 4x। एक लाइन गिवन है, ये लाइन है, लाइन की इक्वेशन क्या है? 7y माइनस 4x इक्वल टू 10। अब ये दोनों पैराबोला और लाइन जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पर टेंजेंट को ड्रॉ करना है। ए पॉइंट पर टेंजेंट को ड्रॉ किया और बी पॉइंट पर भी टेंजेंट को ड्रॉ कर दिया। अब ये आपके जो टेंजेंट हैं जिस जगह पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना, पेयर ऑफ टेंजेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट। अब मेरी बात समझो बेटा, इसको हम लोगों ने माना ये जो पॉइंट है वो क्या है? x1, y1। अच्छा, इस वाले पॉइंट की मदद से क्या ये जो AB वाली स्ट्रेट लाइन है वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट होगी? अरे बोलो भाई, ये जो P पॉइंट है इसकी मदद से देखें, इससे हम लोग दो टेंजेंट ड्रॉ करें और जहां पे मीट कर रहे हैं वहां से इनको ज्वाइन करें, तो ये जो लाइन होगी इसको क्या बोलेंगे? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन गिवन भी है और फाइंड कर लें। जो फाइंड करेंगे और जो गिवन है दोनों को आपस में कंपेयर कर दीजिए, आपको पॉइंट मिल जाएगा x1, y1। अब कैसे निकालोगे इसकी इक्वेशन? इसकी इक्वेशन क्या होती बेटा? t बराबर 0। तो t बराबर 0 तो इक्वेशन कर्व की y स्क्वायर इक्वल टू 4x। y की जगह क्या रखोगे? y1 y इक्वल टू 4। x की जगह क्या रखोगे? x प्लस x1 बाय 2। थोड़ा सा इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा 2x, फिर ये इस साइड आ जाएगा माइनस का y1 y और ये अंदर चला जाएगा प्लस का 2x1 दैट इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। और कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन दे रखी माइनस का 4x प्लस का 7y माइनस 10 इक्वल टू 0। ये भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन है, दोनों सेम है। तो सेम इक्वेशंस कब होंगी? जब इनके रेशियोज सेम हो। तो 2 अपॉन माइनस 4 इक्वल टू, यहां पर x के कोफिशिएंट का रेशियो लिखा, यहां पर y के कोफिशिएंट का रेशियो लिखोगे माइनस y1 अपॉन 7, यहां पर कांस्टेंट का रेशियो लिखोगे 2x1 अपॉन माइनस 10। दो लाइंस यदि सेम होती हैं तो उनके रेशियोज भी सेम होते हैं। इसको इसके इक्वल करोगे तो y1 की वैल्यू आ जाएगी, इसको इसके इक्वल करोगे तो x1 की वैल्यू आ जाएगी। तो x1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 5/4। आप लोग कैलकुलेट करके देखो। अरे 2 से 2 चला जाएगा, 10 इधर चला जाएगा, ठीक है, 5/2 आएगी, सॉरी क्या आएगी? 5/2। और y1 की वैल्यू 7/2, तो ये y1 की वैल्यू, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। तो आज हम लोग इतने ही रखेंगे, मिलेंगे कल। कल हम लोग इसके आगे कैरी करेंगे।